हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 1। दिन का वक्त, उदयपुर हाई कोर्ट। एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और अपने 3 पीस बिजनेस सूट में चेहरे पर एटीट्यूड लिए और एक जंग जीतने वाली मुस्कान लिए कोर्ट की सीढ़ियां उतर रहा था। वहीं उसके साथ एक लड़की आंखों में आंसू लिए खोई हुई सी सीढ़ियां उतर रही थी, मानो उसका सब कुछ लूट चुका हो और उसके पास कुछ ना बचा हो। लड़की के सिर पर लगा सिंदूर और गले में सजा मंगलसूत्र और दोनों के गले में डली हुई वरमाला बता रही थी कि दोनों ने अभी अभी शादी की है। तभी गाड़ी के पास पहुंचकर लड़के ने गाड़ी का डोर खोला और एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ लड़की की तरफ देखकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस रिवा शर्मा, मिस रिवा वंश सिसोदिया बनने के लिए। अब चलो घर चलते हैं, गाड़ी में बैठो। और ये कहते हुए उसकी मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। रिवा उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या मिला आपको मेरी जिंदगी खराब करके, मुझसे ये जबरदस्ती की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, जिसे 6 महीने बाद टूटना ही है। तो मैं ही क्यों? सर, मैं आपकी सेक्रेटरी रही हूँ और अब भी हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत इज्जत थी आपके लिए मेरे मन में, वो भी अब धूमिल हो गई है। पहले भले ही आप एक प्लेबॉय लगते थे, या यूं कहूँ कि प्लेबॉय थे या अब भी हैं, लेकिन कभी आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। पर अब आपने जो किया है वो गलत नहीं, वो गुनाह है। मेरी मंगनी किसी और के साथ हो चुकी थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे जबरदस्ती अपने साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंसाया। इसके लिए मैं आपसे बेइंतहा नफरत करती हूँ मिस्टर वंश सिसोदिया, और शायद ताउम्र करती रहूंगी। और ये कहते हुए रिवा वंश को अपनी उंगली दिखा रही थी। वहीं उसकी बात सुन वंश ने उसकी उंगली को अपनी उंगली से नीचे किया और उसे अपने करीब खींचते हुए धीमे से उससे कहा, करो नफरत, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता 6 महीने में खत्म होने ही वाला है। तब तक शांति से निभा लो और कोई ड्रामे मत कर लेना। आखिर मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है और तुम्हें वजह भी बता चुका हूँ। फिर भी मैं गलत लगता हूँ तो वो तुम्हारा लुकआउट है, क्योंकि वंश सिसोदिया खुद को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। अब चलो। और ये कहते हुए उसने झटके से रिवा का हाथ छोड़ दिया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इस पर रिवा ने उसकी ओर एक नजर गुस्से से देखा और गाड़ी में बैठ गई, तो वंश भी उसके साथ बैठ गया। दोनों के ही दिमाग में इस वक्त कुछ चीजें भरी थी। एक और वंश खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में बोला, माफ करना रिवा, जानता हूँ तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, बहुत अलग। इसलिए तो कभी मैंने तुम्हारे साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, जब तुम मेरे साथ काम कर रही थी ना तब, और ना ही अब आगे करूंगा। लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि ये शादी मेरी मजबूरी थी। मैं जानता हूँ कि शायद तुम इसे आगे नहीं निभा पाओगी, पर कम से कम 6 महीने तो निभाना ही होगा। इसलिए जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, ताकि 6 महीने बाद तुम आज़ाद हो सको। क्योंकि अपनी मजबूरियों के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं बर्बाद कर सकता। लेकिन क्या करूं, हूं तो द घमंडी ग्रेट वंश सिसोदिया, जो अपनी गलतियां एहसास होने के बाद भी किसी के सामने नहीं मान सकता, चाहे गिल्ट में मर ही क्यों ना जाऊं। आखिर ये मेरी आदत और फितरत दोनों हैं, और ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। तो तुम्हारी नफरत अपनी जगह जायज और मेरी मजबूरी अपनी जगह। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जिसमें उसका पछतावा और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर रिवा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो अपने मन में कह रही थी, चीजें कितनी बदल गई है वंश सर। अब मैं उस दिन को कोसती हूँ जब मैं आपके ऑफिस में पहली बार आई। काश उस दिन मुकद्दर में हमारा मिलना लिखा ही नहीं होता, तो आज ये सब भी नहीं होता। एक दिन में मेरी जिंदगी आपने बिखेर कर रख दी। ये सब सोचते हुए उसका मन कसैला हो उठा और वो पुरानी यादों में खो गई। 3 महीने पहले सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिस, उदयपुर। रीवा बाहर खड़ी आलिशान ऑफिस बिल्डिंग को घूरते हुए अपने मन में बोली, एक खाटू वाले श्याम बाबा, प्लीज नौकरी दिला देना आज। बहुत अच्छी प्लेसमेंट वाली है और इसकी मुझे सख्त जरूरत है। प्लीज आज निराश मत करना अपने इस भक्त को। और ये कहते हुए वो अपना बैग संभाल ऊपर की ओर देखकर एक बार हाथ जोड़कर धीमे कदमों से ऑफिस के अंदर की ओर बढ़ गई। अंदर जाते हुए जैसे ही उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर नजर डाली, अचानक ही जोर से बोली,
हे श्रीशाम, मैं तो लेट हो गई। जल्दी कर रिवा, इंटरव्यू में ही लेट पहुंचेगी तो आज ही निकाल देंगे, वो भी बिना इंटरव्यू लिए। और ये कहते हुए, बड़बड़ाते हुए, अपने बैग में रखी चीज चेक करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। तभी वो अपने आगे चल रहे एक आदमी से टकरा गई, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने को हुई, जिस डर के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन उस आदमी ने उसके हाथ को थामकर उसे गिरने से बचा लिया। वहीं वो आदमी उसके चेहरे को खोकर देख रहा था। आखिर रिवा थी ही इतनी खूबसूरत। हल्के काले सुनहरे बाल जो उसकी कमर तक थे, उस पर उसका दूधिया सफेद रंग और चेहरे पर कुदरती सुर्ख गुलाबी गाल और होठ। मेकअप के नाम पर बस हल्का सा काजल और लिप ग्लॉस, कानों में सिल्वर इयररिंग्स, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट और सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहने वो सादगी में भी कहर ढा रही थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि सामने खड़े इंसान ने उसके हाथ और कमर को थाम उसे गिरने से बचा लिया है। वो तुरंत सीधी खड़ी हुई और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए उस आदमी से अपनी सौम्य आवाज में बोली, बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और माफ करिएगा, देखे बिना आपसे टकरा गई। श्याम जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अभी मैं लेट हो रही हूँ, वरना आपसे अच्छे से माफी मांगती। सॉरी, मुझे इंटरव्यू देने जाना है अंदर। और ये कहते हुए वो आगे जाने लगी। तभी वो आदमी उसे रोकते हुए बोला, सुनिए मिस, मैं भी अंदर ही जा रहा हूँ, चलिए आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। इस पर रिवा मुस्कुरा दी तो वो उसके साथ चल दिया। चलते चलते उस आदमी ने फिर पूछा, वैसे आप किस चीज का इंटरव्यू देने आई हैं? मे आई नो? इस पर रिवा आगे की ओर देखते हुए बोली, जी मैं यहाँ मिस्टर वंश सिसोदिया की सेक्रेटरी की पोस्ट का इंटरव्यू देने आई हूँ। और ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। आखिर वो और कोई नहीं, अपना फेमस प्लेबॉय वंश सिसोदिया ही तो था। पर अगले ही पल रिवा ने जो कहा, उसे सुन उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट हवा हो गई और उसकी जगह एक हैरानी और नाराजगी ने ले ली। तभी वो खुद में बोला, अब तो ये जॉब तुम ही करोगी, एंड ट्रस्ट मी, अगर पहले महीने में ही तुम्हारा रोना ना निकाल दिया ना, तो मैं भी वंश सिसोदिया नहीं। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट फिर घर कर गई। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।